ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 89वीं कक्षा चल रही है। इसमें जो हमने कल पढ़ा था तो समाधान पक्ष में इन्होंने सिद्धांती ने जो कहा था तो इसमें पहली बात तो समझ में आ गई। दो बातें इन्होंने उठाई है, एक तो अवयव समूह पक्ष, एक है द्रव्यांतर अर्थात अवयवी पक्ष वाला। तो अवयवी पक्ष में द्रव्य समूह में जो कहता अत एक देश ग्रहणात एक देशांतरानुमाने समुदाय प्रतिसंधानात तत्र बुद्धि वृक्ष बुद्धि। हाँ, तो एक देश के ग्रहण से देशांतर के अनुमान में जो समुदाय की संघात की जो बुद्धि होती है ऐसा नहीं, क्योंकि वृक्ष के अनुमान यो नहीं हो सकता। ऐसा कुछ संहार किया है ना वो समुदाय वाला का, ये स्पष्ट सा नहीं होगा। सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से ये पूछा था पहले कि किम पुनर्गृह्यमाणात् एक देशात अर्थांतरम अन्मेयम मन्य से, कि आप जो गृह्यमाण एक देश है सामने का भाग, उस एक देश से अनुमान अनुमेयम अर्थांतरम किम मन्य से, आप कौन सा अर्थांतर जो अनुमेय है उसको आप मान रहे हैं। अर्थात आपका जो अनुमेय है अर्थांतर वो क्या है। तो वहां पर दो प्रकार से उत्तर दे सकता है वो, क्योंकि दो प्रकार की मान्यताएं चल रही थी उस काल में जब ये चर्चा हुई होगी। तो कि अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी, यदि आप ये कहते हैं कि हमारा वो अनुमेय अर्थांतर अवयव समूह है जिसका अनुमान से ज्ञान हुआ है, प्राग भाग सामने का भाग अर्वाग भाग देखने से जिसका अनुमान हुआ है, यदि वह अवयव समूह पक्ष है, सामने का भाग देखा और पीछे के अवयव जो हैं उनका हमें अनुमान हुआ और उससे फिर पूरा अवयव समूह हो गया, सामने का भी हो गया पीछे का भी हो गया सारा। तो अवयव समूह पक्ष मानने पर आप क्या अन्वय मानेंगे कि अवयवांतराणी, क्योंकि सामने के तो अवयव दिख ही रहे हैं और जो शेष अवयव हैं पीछे के वो आपके लिए अनुमेय हो गए। ये तो हुआ अवयव समूह पक्ष में, यहाँ कोई वो अवयव ही नहीं मान रहा है उस काल में। और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, यदि द्रव्यांतर की उत्पत्ति का पक्ष लेंगे कि कोई अवयवी एक भिन्न द्रव्य, और द्रव्य हम जब भी बोलेंगे तो कोई ना कोई उसकी संज्ञा भी होगी, और न भी संज्ञा करें तो ये तो बोलेंगे कुछ उत्पन्न हुआ है। आप मत बोलिए नाम, आप कहीं जंगल में गए, कोई ऐसा प्राणी दिखाई दिया जिसको पहले कभी देखा ही नहीं था, उसका नाम ही नहीं पता क्या है, तो आप नाम बोलोगे वहां कि मैं अमुक प्राणी को देख रहा हूं, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई प्राणी है, कोई प्राणी है जिसका आकार होता रहे। तो प्राणी शब्द या कोई शब्द ये एक है या अनेक है? एक कोई तो कह रहे आप, कोई है। जैसे कोई आता है कभी अपने घर में और बच्चा खड़ा हो दरवाजे पे, तो भाग करके अंदर जाएगा तो क्या कहेगा? कोई आया है। जानता तो नहीं है वो, कोई आया है। तो कोई शब्द बोला उसने, ये कोई क्या चीज है? यही द्रव्य है, यही अवयवी है। तो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, द्रव्यांतर की उत्पत्ति अवयवी की उत्पत्ति मानने पर अन्वय क्या बनेगा? तानी च अवयवी च। नहीं, तानी अलग है, तानी च का अर्थ अवयवांतराणी। अवयव समूह पक्ष में एक ही वस्तु अन्वय होगी, क्या? अवयवांतराणी।
और द्रव्योत्पत्ति पक्ष में, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में दो चीजें अन्वय होंगी, अवयवी और अवयव तो होंगे ही, अवयवांतराणी, और दूसरा अवयवी भी, इसलिए च लगाया, अवयवी च इति। अब दोनों पर अलग अलग विचार कर रहे हैं कि अवयव समूह पक्षे, अवयव समूह पक्ष को ले रहे हैं पहले कि तावत एक देश ग्रहणात् वृक्ष बुद्धे अभावः। जब अवयव समूह पक्ष मानेंगे तो उस अवस्था में एक देश ग्रहणात्, एक देश का जो ग्रहण हुआ है सामने वाले भाग का है, उस एक देश के ग्रहण से वृक्ष बुद्धि है अभावः, वृक्ष बुद्धि का तो अभाव रहेगा। वृक्ष बुद्धि, वृक्ष रूपी ज्ञान ये उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पक्ष माना गया है अवयव समूह, उसका नाम क्या है? अवयव समूह। तो अवयव समूह पक्ष में एक देश का ग्रहण करने पर भी इस एक देश के ग्रहण से वृक्ष बुद्धि का अभाव रहेगा। क्यों? कहा कि न अगृह्यमाणम एक देशांतरम वृक्षः, न अगृह्यमाणम। अगृह्यमाण कौन है? एक देशांतर, पीछे का जो एक देश है, पीछे का भाग है। अगृह्यमाण जो एक देशांतर है वो तो वृक्ष नहीं है। अगृह्यमाण जो एक देशांतर है जिसका हम अनुमान से ज्ञान कर रहे हैं, तो वो तो वृक्ष नहीं है। क्यों नहीं है वृक्ष वो? कि यदि पीछे का एक देशांतर वृक्ष होता तो सामने वाला जो हमने एक देश देखा है वो भी वृक्ष हो सकता है। फिर गृह्यमाणैक देशवत, इसलिए वहां दृष्टांत दिया कि गृह्यमाण एक देश के समान। क्या समान? कि जैसे गृह्यमाण एक देश वृक्ष नहीं है, अगर ये वृक्ष होता तो सारी समस्या ही समाप्त हो जाती। फिर तो वृक्ष का हो गया प्रत्यक्ष। लेकिन वो गृह्यमाण एक देश से वृक्ष का ज्ञान हो रहा है ये नहीं मानता वो। तो जैसे गृह्यमाण एक देश वृक्ष नहीं है, ऐसे ही अगृह्यमाण जो एक देश है पीछे का भाग, वो भी वृक्ष नहीं है। इसलिए सामने के एक देश के ग्रहण से वृक्ष बुद्धि का अभाव रहेगा। और अथ एक देश ग्रहणात्, और यदि तुम ये कहो कि एक देश के ग्रहण से एक देशांतरानुमाने समुदाय प्रतिसंधानात्, आप यही पंक्ति थी ना? ये पंक्ति। तो एक देश ग्रहणात्, एक यदि पूर्व पक्षी ये कहता है कि एक देश के ग्रहण से सामने का भाग एक देशांतरानुमाने, पीछे के एक देश का अनुमान कर लेने पर, सती सप्तमी, एक देश ग्रहणात् एक देशांतरानुमाने, एक देश के ग्रहण से एक देशांतर का अनुमान कर लेने पर समुदाय प्रतिसंधानात्, पूरे समुदाय को हम जान लेंगे। अच्छा, जब पूरे समुदाय, प्रतिसंधान कहते हैं मिला करके जानना, इन्हें पीछे वाला आगे वाला, आगे वाले का प्रत्यक्ष किया, पीछे वाले का अनुमान किया, दोनों को मिलाया, मिला करके एक समुदाय का प्रतिसंधान किया। तो इतने मात्र से, इस समुदाय के प्रतिसंधान से तत्र वृक्ष बुद्धि, वहां वृक्ष बुद्धि हो जाएगी, ऐसा है। उसी व्यवहार में सारी प्रक्रिया हो रही है, जहां हम देख रहे हैं एक देश को, उसी स्थान में तत्र वृक्ष बुद्धि, वहां वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा यदि वो कहे। क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आगे, आगे प्रश्न चिन्ह आपके में लगा है। सिद्धांति कुछ कह रहा है, अगर ऐसा हाँ, तो ऐसा यदि आप उत्तर दोगे तो उसका उत्तर ये दे रहा है कि न तर्हि वृक्ष बुद्धि ही अनुमानम एवं सती भवितुम अर्हति। एवं सती, ऐसा होने पर, कैसा होने पर? कि एक देश के ग्रहण से एक देशांतर का अनुमान किया, उससे समुदाय का प्रतिसंधान किया और फिर वृक्ष बुद्धि बनी, ऐसा यदि कहोगे तो एवं सती, ऐसा होने पर वृक्ष बुद्धि ही न अनुमानम भवितुम अर्हति। वृक्ष बुद्धि जो है ये अनुमान इसको नहीं कह सकते फिर, क्योंकि अनुमान से तो समुदाय का अनुमान से तो एक देशांतर को माना, अनुमान से ज्ञान हुआ एक देशांतर का, और फिर अपनी स्मृति में, अपने मन में दोनों का किया प्रतिसंधान, बस यहीं तक अनुमान समाप्त हो गया। अब वृक्ष बुद्धि अनुमान से है ये कैसे कह सकते हैं? अनुमान से तो एक देशांतर का ज्ञान हुआ है,
अनुमान से पिछले वाले भाग का ज्ञान हुआ और पिछले वाले भाग का ज्ञान करने के बाद ये प्रतिसंधान वाला कार्य ये अलग से किया गया है। लेकिन इतने मात्र से अब जब यदि कोई कहता है कि वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हो गई तो ये संभव नहीं है, नहीं कह सकते उसको। जैसे हमने धुएं देखा और अग्नि का अनुमान कर लिया तो धुआं और अग्नि, तो आपने अग्नि का अनुमान किया ना। अग्नि में अनुमान चरितार्थ हो गया। इसका अनुमान कहाँ चरितार्थ हो गया? एक देशांतर के अनुमान, एक देशांतर में बस हो गया चरितार्थ। अनुमान समाप्त हो गया। अब वृक्ष बुद्धि कहाँ से कि वृक्ष बुद्धि अनुमान से होगी, ये कैसे कहोगे? फिर अनुमान से एक ही चीज तो होगी, तो वे एक कार्य हो गया। सामने के एक देश से पीछे के एक देश का अनुमान हो गया, अनुमान चरितार्थ हो गया। या गुरुजी ऐसा नहीं कह सकते हम कि जैसे कि हमने सामने वाले वृक्ष को देखा, पीछे का अनुमान कर लिया, तो जब हमने सामने एक देश का प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो फिर एक दूसरे का अनुमान करें तो व्याघाता हो जाएगा। ये क्या नाम है, अनुग्रह, वो जो है क्या नाम है, अपने बात को कहने में जो है वो जो है मतलब प्रत्यक्ष करके भी प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा कहेगा। वो तो आगे आएगा विषय, उसको अभी ना उठाएं। वो तो आगे आएगा, वो सिद्धांति कहेगा उसे, वो तो सिद्धांति कहेगा। लेकिन यहाँ जो उन्होंने कहा ना कि एवं सती वृक्ष बुद्धि अनुमानम न भवितुम अर्हति, इसकी संगति आप कैसे लगाएंगे? तो इसकी संगति यूं ही लगेगी कि एक देश ग्रहण से एक देशांतर का अनुमान हो जाने पर हो गया वो तो, और समुदाय का प्रतिसंधान भी दोनों को जोड़ लिया, भाई पूरा ये समुदाय है। लेकिन उसने ये कहा था कि वृक्ष बुद्धि अनुमान है। प्रारंभ में कहा था नहीं कि वृक्ष बुद्धि जो उत्पन्न हुई है ये अनुमान से उत्पन्न हुई है। लेकिन यहाँ अनुमान से क्या उत्पन्न हुआ, क्या कह रहा है वो? एक देशांतर का, पीछे वाले का अनुमान से ज्ञान हुआ है, तो वृक्ष बुद्धि अनुमान से कहाँ हो गई, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से यहाँ बात ये समाप्त हो गई। तो ये जो उत्तर दिया इसने, ये अवयव समूह पक्ष का, कि अवयव समूह पक्ष में भी आपकी वृक्ष बुद्धि अनुमान से उत्पन्न नहीं होगी। अब द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष का लिया कि द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में अवयवी, आप स्वयं करो इसका अर्थ तो पता लगे मुझे कहाँ गड़बड़ होगी। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय। द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में, अर्थात अवयवी की उत्पत्ति पक्ष में, अवयवी के उत्पत्ति के पक्ष में अवयवी अनुमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है इसका कह रहे हैं कि अस्यैक देश संबद्धस्य अग्रहात्, इसके एक देश, ये अस्य कौन है? अस्यैक मतलब अवयवी के। हाँ, अब इस अवयवी के एक देश के संबंधित एक देश के अग्रहण से, इस अवयवी का जो संबंधित एक देश है उसका नहीं। अस्य का विशेषण एक देश संबद्धस्य, इसको पहले बोलो आप। एक देश से जो संबद्ध है, एक देश कौन सा? जो हमने सामने देख लिया, वो तो हो गया एक देश। अवयवी रूप कहेंगे गुरुजी? अवयवी रूप एक देश ना क्या है? सामने वाला एक देश। हाँ, सामने वाला जो एक देश है जिसका ज्ञान हो चुका है, प्रत्यक्ष हो चुका है, उस एक देश से संबद्ध, वो यही तो कह रहा है कि सामने का हमने एक देश देखा और उससे अवयवी का अनुमान कर लिया। तो अवयवी को उसने किस से जोड़ा? जैसे धुएं को हमने अग्नि से जोड़ा, तो धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हुआ, तो धुआं अग्नि जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब सामने का एक देश देखा और उससे अवयवी का अनुमान किया, तो अवयवी और एक देश दोनों जुड़े हुए हैं। नहीं समझे? धुआं से अग्नि का ज्ञान कब होता है? व्याप्ति होने पर संबंध है ना आपस में। तो यहाँ भी एक देश का और अवयवी का संबंध होगा तभी तो अनुमान होगा। लेकिन संबंध का अवयवी कई अवयवी तब अवयवी होगा, अवयवी एक देश अवयवी वो जैसा कह रहा है अभी उसकी बात को पकड़ना है केवल। वो जो उत्तर देगा उस उत्तर को जो है यहाँ कह रहे हैं बादशाह कि वो ये कहेगा ऐसा, वो ये कहेगा कि अवयवी यहाँ, और कहेगा क्या? पीछे कह दिया। उसने कहा कि यहाँ पर अवयवी अर्थात वृक्ष बुद्धि ज्ञान हुआ है ये अनुमेय है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है एक देश का, तो वो एक देश के ज्ञान से अवयवी को अनुमेय मान रहा है। सिद्धांति कह रहा है नहीं है ये अनुमेय। क्यों नहीं है?
तो उसका हेतु दिया उसने कि अस्य एक देश संबद्धस्य, एक देश से जो संबद्ध है तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, क्योंकि तुम अनुमान तभी तो करोगे, हाँ तुम अनुमान तभी तो करोगे जब एक देश से अवयवी संबद्ध होगा। तो एक देश से संबद्ध जो अवयवी है इसका, समझ आ गया, यहां तक हो गया ये। एक देश संबद्धस्य अस्य, एक देश से संबद्ध इस अवयवी का अग्रहणात्, ग्रहण न होने से। क्यों ग्रहण नहीं होगा वो बात अलग रही, वो आगे विचारो। अब क्यों ग्रहण नहीं होगा? क्योंकि अवयवी एक देश से संबद्ध नहीं है, सारे से है। सारे देश से संबंधित होता है। जैसे कोई बच्चा कहे कि अपने पिता से कि आप तो केवल मेरे पिता हैं, तो पिता कहेगा, क्या कहेगा? नहीं, तुम्हारे जितने सारे भाई बहन है मैं सबका पिता हूँ, मैं तुम्हारा एक का नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। अच्छा, हम गलती यही सो रही थी। एक देश से मतलब ये तो प्रतिज्ञा होगी उसकी कह रहा है, जो आप कह रहे हो अवयवी का, आपकी दृष्टि में अवयवी एक देश से संबंधित अवयवी है, इसलिए और उसने फिर जो है आगे और समझाया स्पष्ट करके बिल्कुल। यहाँ तो ये हो गई बात कि एक देश से संबद्ध जो तुम अवयवी मान रहे हो उसका ग्रहण नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। और यदि वो कहता है नहीं, एक देश से संबद्ध अवयवी है, वो ये कहे यदि कि हमने सामने का एक देश देखा और अवयवी का अनुमान कर लिया, ऐसा यदि वो कहता है, तो उस अवस्था में ग्रहणे च, यदि वो मानता है ऐसा कि एक देश के प्रत्यक्ष से अवयवी का ज्ञान हो गया, यानी ग्रहण मान रहा है वो, तो ग्रहणे च अविशेषात अनुमेयत्व अभावः। यदि ऐसा हम ग्रहण मान लेते हैं तो उस अवस्था में अनुमेयत्व नहीं रहेगा। अब अनुमान क्यों कहेंगे उसको? सामने का एक देश देखा और उससे अवयवी जुड़ा हुआ है, तो अवयवी का ज्ञान तो हो गया, तो अवयवी का ज्ञान तो प्रत्यक्ष हुआ है, ये अनुमान में क्यों जाएगा? अनुमान में ले जाने के लिए वो क्या कर रहा था कि पश्चात भाग का अनुमान कर रहा था, पीछे के भाग का अनुमान कर रहा था, और उससे कह रहा था कि वृक्ष बुद्धि हमारी बन जाएगी। तो वृक्ष बुद्धि अगर तुम्हारी सामने के एक देश के ग्रहण से बन रही है, तो पीछे के एक देश को क्यों ला रहे हो? ये क्यों अनुमान को प्रारंभ किया जा रहा है यहाँ? तो ग्रहणे च अविशेषात, यहाँ कोई विशेषता नहीं रहेगी, समानता हो जाएगी। मात्र से ही ग्रहण हो जाएगा, अनुमान से कोई मतलब। तो समानता क्या रही कि चाहे हम सामने के एक देश से अवयवी को जाने अथवा पीछे के एक देश से अवयवी को जाने, दोनों में समानता रही नहीं। उसका ये कहना है कि नहीं, पहले हम सामने का प्रत्यक्ष करेंगे, फिर पीछे का अनुमान करेंगे और उससे अवयवी का ज्ञान करेंगे। गुरु जी, उसके दिमाग ये होगा ना कि अनुमान जो है प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। नहीं, ये ध्यान, वो तो प्रत्यक्ष खंडन करना है उसको तो प्रत्यक्ष का खंडन करना है, वो अलग बात रही है। वो कहते कहते भी, क्योंकि मान लो जैसे आपने कहा था अभी कि अनुमान भी तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, सिद्धांति कहेगा ऐसे, तो वो ये कह सकता है कि ठीक है अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, लेकिन अनुमान में तो पहुंचे आप अनुमान में तो पहुंचे, फिर आप ये मानो कि प्रत्यक्ष नहीं है, पहले ये मानो कि अनुमान है ये। अब अनुमान के अंदर जो प्रत्यक्ष होता है उसको स्वीकार कर लेगा, कोई बात नहीं है, उसको तो प्रत्यक्ष का एक समाप्ति करनी है। ठीक है, अगर सिद्धांति ये कहे कि अनुमान में भी तो प्रत्यक्ष होता है, तो ये कहेगा आपने अनुमान मान तो लिया, फिर इसको अनुमान मान करके अब आप प्रत्यक्ष की बात उठा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये जो एक जो नया प्रत्यक्ष है आपका बिल्कुल स्वतंत्र प्रमाण, ये तो गया काम से, ये तो नहीं रहेगा। फिर उसको तो ये प्रमाण हटाना है, संख्या 3 करनी है उसको, और 3 के अभी तो 1 से जूझ रहा है वो, आगे वाला फिर उसको हटाएगा, फिर वो धीरे धीरे उसके मुख से स्वीकार करवाएगा सिद्धांत। हाँ, तो बाद में आगे आएगा वो। तो यहाँ तक तो ये हो गया। यहाँ जो अविशेषात है, ग्रहणे च अविशेषात, हाँ, ग्रहण हो जाने पर समानता होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अविशेष होने से नहीं, एक देश से गृही, एक देश से संबद्ध अवयवी का ग्रहण, उसने ये स्वीकार कर लिया कि एक देश से अवयवी जुड़ा हुआ है। कैसे स्वीकार कर लिया कि उसने सामने वाले भाग को पहले देखा, ठीक है, अब सामने वाले भाग से अवयवी जुड़ा हुआ ये नहीं मान रहा है वो। उसने क्या किया, सामने वाले भाग से पीछे वाले भाग का अनुमान किया, लेकिन पीछे वाला भी एक देश है, सामने वाला भी एक देश है, ये सिद्धांति पकड़ेगा उसकी बात को। उसने ये कहा कि सामने वाले भाग से तो अवयवी का ज्ञान नहीं हुआ,
सामने वाले भाग से पीछे का ज्ञान हुआ, और पीछे का जब ज्ञान हुआ तो उससे जुड़ा हुआ है अवयवी, उसका भी ज्ञान साथ में हो गया, इनके अन्वय हो गया अवयवी उसकी दृष्टि से। अब सिद्धांती ने कहा कि तुमने जब पीछे के एक देश से अवयवी का ज्ञान मान लिया, जुड़ा हुआ है अवयवी उससे, तो जैसे पीछे का एक देश वैसे ही सामने का एक देश, तो सामने के एक देश से जुड़ा हुआ क्यों नहीं मान लेते? ये तो मान ही लिया तुमने कि एक देश से, सारे से नहीं, एक देश से अवयवी का ज्ञान हो जाता है, ये तो मान लिया ना उसने। कैसे मान लिया बताओ? क्योंकि अनुमान लगाया ना गुरु जी। पीछे के एक देश से अवयवी को जुड़ा हुआ मान रहा है, तो सिद्धांति कहता तो सामने वाले से क्यों जुड़ा मान लेते? फिर पीछे से मान रहे हो तो आगे तो ये अविशेषात है, पीछे से जोड़े हम अवयवी को, पीछे के भाग से या सामने के भाग से जोड़े। पीछे के भाग से वो मान रहा है, हम कह रहे हैं वही बात सामने वाले से भी है, वहां से क्यों जोड़ लेते हैं? अब सामने से हम जोड़ लेंगे तो प्रत्यक्ष सिद्ध होगा, फिर ये अवयवी का ज्ञान। पीछे से अगर जोड़ेंगे तो अनुमान सिद्ध होगा। इसीलिए तो वो डटा हुआ है अपने अनुमान वाली बात पर। सिद्धांति कहता है कि प्रत्यक्ष है ही अवयवी का ज्ञान, तो और वास्तव में सिद्धांत यही है कि एक देश के दर्शन मात्र से अवयवी का भी प्रत्यक्ष ही होता है, एक देश से ही, सारा देखना आवश्यक नहीं है। हाँ, जैसे गुरु जी कोई आम की कैसे का पहचानने के लिए कोई एक डाली, हमें कोई वृक्ष नया लगा, उसकी हम फूल पत्ती सहित एक डाली तोड़ लाए और आप उस वृक्ष के आयुर्वेद जानने वाले आपको दिखा, हाँ, तुरंत पता लग जाएगा क्या है, तो आप कहते अरे ये तो आम का पेड़ है, जिसपे आम होता है, ऐसे तो फल। अब किसी कमरे की खिड़की में से हम किसी कोई वृक्ष का थोड़ी सी तना दिखाई दिया, टहनी उसकी, अब टहनी दिखाई दी, एक देश ही तो है वो, तो क्या ज्ञान होगा कि इधर वृक्ष है कोई? ये वृक्ष कहाँ से आ गया? देख रहे हैं एक देश उसका, ये इकाई जो वृक्ष है पूरा एक, ये अवयवी, ये कहाँ से आया? तो ज्ञान तो हो गया, और उस ज्ञान में संदेह नहीं कोई, या होता है संदेह? ना कोई संदेह। अरे मैं आपको देख रहा हूं, आप यज्ञ देव जी हैं, तो क्या मैं आपके सारे अंगों को देख रहा हूं क्या? अरे कुछ एक देश दिखाई दे रहा है, लेकिन यज्ञ देव नाम का जो अवयवी है, क्या ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे कि मैं आपके एक देश को देख रहा हूं? पूरा पिंड है, हर वस्तु में यही होगा। सामने से कोई दूर से ट्रेन आ रही है, इंजन दिखाई दे गया केवल, तो क्या कहेंगे? ट्रेन आ रही है। भाई ट्रेन दिखाई दी नहीं पूरी, एक सामने का, वो भी इंजन का सामने का भाग दिखाई दिया, लेकिन एक देश के देखते ही पूरे अवयवी का ज्ञान हो गया। तो ये प्रत्यक्ष में ही आएगा, अनुमान में नहीं आएगा, वो अनुमान में ले जा रहा है। और उस अवयवी में भी कुछ अवयव निकल भी जाते हैं, तो व्याकरण में आपने परिभाषा सुनी होगी, एक देश विकृतम अनन्यवद भवति। कुत्ते की पूंछ कट गई थी, अब क्या कहें उसको? कुत्ता कहें कि नहीं कहें? कि नहीं, कुत्ता तो तब कहा जाएगा, पूंछ भी हो, पैर भी हो, सारी चीजें हो। अब ये कुत्ता नहीं है तो क्या है फिर? ये आदमी का हाथ कट गया, पैर कट गया, तो क्या है ये? मनुष्य नहीं है क्या वो? क्यों नहीं? तो मनुष्य नहीं रहे, क्यों? तुम्हारा पैर तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। केवल इंजन भी आता है, चलो केवल इंजन आता है, नहीं वहां तो बाधा होगी ना आगे चल करके, बाधा तो वहां भी होती है कि मृग मरीचिका में हमने जल को समझ लिया, वहां तो प्रमाण खंडित हो जाएगा। बात वो नहीं हो रही है जहां प्रमाण खंडित नहीं हो रहा है, उस उदाहरण को ले लो। अरे वहां भी तो प्रमाण खंडित हो गया है मृग मरीचिका में, मृग मरीचिका में जल ही तो समझा था। अब तुम कहोगे नहीं वो तो खंडित हो गया, ये प्रमाण ही नहीं है। ऐसा नहीं, जहां खंडित नहीं है वहां का उदाहरण पकड़ लो। अगर इंजन का पता लग गया तो ठीक है, इंजन का भी हमने सामने का भाग देखा था, तो वहां इंजन का ज्ञान होगा। इकाई का ज्ञान होना, एक वस्तु है कोई, चलो ट्रेन भी छोड़ो, कुछ आ रहा है, ट्रेन है अथवा इंजन है, दो में से एक चीज बोल दी हमने, ट्रेन है अथवा इंजन है। तो ट्रेन है तब भी अवयवी, इंजन है तब भी अवयवी। कहने का तात्पर्य एक देश ग्रहण से ही कभी कभी जो है भूकंप है, कभी कभी भूकंप, देखो भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, मलबे में लोग दब जाते हैं। अब रेस्क्यू टीम जो है वहां पर जब हटाती है सारे मलबे को, तो कभी कभी किसी व्यक्ति का कोई हाथ उठा दिखाई देगा, कोई पैर का हिस्सा दिखाई दे जाएगा, कोई कुछ दिखाई दे जाएगा। एक देश दिखाई दे रहा है तो क्या कहेगा वो, यहाँ कोई आदमी है। तो आदमी का ज्ञान कहाँ से हो गया?
तो कहीं भी देखो सर्वत्र ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि एक देश को देखते ही पूरे अवयवी का ज्ञान होता है। अवयवी का ज्ञान अधूरा कभी नहीं होता है कि आदमी का ज्ञान तो हो रहा है लेकिन आदमी ये अधूरा ज्ञान हो रहा है, ऐसा अनुभव कभी नहीं होगा। सामने वृक्ष खड़ा है तो क्या ऐसा लगता है कि ये वृक्ष का ज्ञान पूरा पूरा नहीं हो पा रहा है मुझे? हमने एक देश देखा, वृक्ष का ज्ञान हुआ। अब हमने चारों ओर उसकी सारे एक देश देख लिए। अब जो ज्ञान हो रहा है वृक्ष का, तो पहले वाले ज्ञान में और जो घूम करके सारा देखा उस ज्ञान में अंतर है कोई है? कि हाँ वृक्ष ही है ये। तो इस तरह से बहुत बड़ा सिद्धांत है ये अवयवी का, नहीं तो व्यवहार चलेगा ही नहीं हमारा। अब ये 5-7 सूत्र सब ये अवयवी की है। हाँ उसी के हैं ये। अब आगे देखिए कि एक देश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपाद्यते। ये जो पूर्व पक्षी के द्वारा एक देश के ग्रहण को आश्रय बनाकर, सामने के एक देश का ग्रहण हुआ ना, अरवाक देश कहा था उसने, एक देश के ग्रहण को आश्रित करके और प्रत्यक्षस्य, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रत्यक्ष प्रमाण को वो क्या कह रहा है? अनुमान है ये। अनुमानत्वम उपपाद्यते, अनुमान उपपन्न किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। तच्च, तो ऐसा जो उसने एक देश का आश्रय किया है। अब उस पर सूत्र आगे बोलते हैं। सूत्र बोलेंगे न प्रत्यक्षेण यावत तावद अपि उपलम्भात। न, ये निषेध हो गया सीधा कि आपने जो प्रत्यक्ष को उसका खंडन करते हुए अनुमान कहा है वो अनुमान नहीं है। कारण क्या है कि प्रत्यक्षेण यावत, प्रत्यक्ष से जितना ग्रहण कर लिया, उसने अनुमान कैसे किया था? क्या कहा था प्रारंभ में कि मैं अरवाग भाग का प्रत्यक्ष कर रहा हूं। तो प्रत्यक्ष तो कर रहा है ना वो ठीक है, प्रत्यक्ष तो मान रहा है ना, प्रत्यक्ष कर ही रहा है। तो प्रत्यक्षण यावत, जितने भाग का उसने प्रत्यक्ष किया और उसको मान भी रहा है वो, तो प्रत्यक्षण यावत तावद अपि, वह उतना भाग भी उपलम्भात, उपलम्भ होने से, प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाने से, नहीं प्रत्यक्ष होने से क्या हुआ? क्या प्रतिज्ञा है कि प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने वाले का प्रत्यक्ष हो तो गया उसको। अभी यहां अभी को हटा दो आप, सामने वाले भाग का प्रत्यक्ष हुआ नहीं और उसको पूर्व पक्षी मान रहा है, तो प्रत्यक्ष अनुमान है, ये बात खंडित हो गई उसकी। अगर प्रत्यक्ष अनुमान है तो सामने वाले भाग को भी कहेगा कि अनुमान जान रहा हूं मैं, तब कहेंगे हम हाँ ये देखो अब जो है टोटल अनुमान पर आ चुका है ये। लेकिन सामने वाले को तो प्रत्यक्ष मान रहा है, वो पीछे वाले भाग का अनुमान से जान करना चाह रहा है और ऐसा कह करके प्रत्यक्ष का खंडन करना चाह रहा है। जरा पानी देना। तो उस अवस्था में जब सामने वाला भाग स्वीकार कर चुका है तो प्रत्यक्ष को तो उसने मान ही लिया। तो यहां पर जब प्रत्यक्ष को उसने स्वीकार कर लिया है तो सूत्रकार ने कहा कि ना प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। इसलिए अर्थ देखिए, एकदम वहीं से बात प्रारंभ हुई कि ना प्रत्यक्षम अनुमानम, प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। यही तो कहा था पीछे उसने। पीछे का सूत्र क्या था? फिर दोहराएं, अनुमानम प्रत्यक्षम अनुमानम, उतना ही अंश लो पहले, प्रत्यक्षम अनुमानम। और यहां क्या कहा? न प्रत्यक्षम अनुमानम। हो गया खंडन कि प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है, न प्रत्यक्षम अनुमानम, पूर्व पक्षी का खंडन। कस्मात, क्यों? कि प्रत्यक्षेणैव उपलम्भात, प्रत्यक्ष से ही तो उपलम्भ कर रहा है सामने वाले भाग को, तो प्रत्यक्ष हो तो गया, उसका अस्तित्व सिद्ध हो गया। कितना भाग ग्रहण कर रहा है ये विषय नहीं है अभी, लेकिन प्रत्यक्ष जिंदा है ये तो सिद्ध हो गया। वो प्रत्यक्ष को समाप्त करना चाह रहा था लेकिन प्रत्यक्ष जिंदा है अभी, उसने स्वीकार कर लिया, उसका सहारा लिया उसने और उसके सहारे से ही अनुमान करना चाह रहा है वो। और तो यत् तद एक देश ग्रहणम आश्रियते,
वह जो जिस एक देश का ग्रहण कर रहा है, जिसका आश्रय कर रहा है, एक देश ग्रहण को आश्रय बना रहा है अनुमान करने के लिए, तो यद तद एक देश ग्रहणम आश्रियते प्रत्यक्षेण असौ उपलम्भ, उसका उपलम्भ, उसका ज्ञान उसको प्रत्यक्ष से ही हुआ है। तो प्रत्यक्ष तो हो गया, और न च उपलम्भो निर्विषयोस्ति, और ये जो उसको उपलम्भ हुआ है सामने वाले एक देश का, ये निर्विषय नहीं है कि उपलम्भ तो हो गया, ज्ञान तो हो गया और ज्ञेय कुछ भी न हो, ऐसा होता नहीं। तो ये उपलम्भ कैसा है? निर्विषय नहीं है, अर्थात विषय वाला है। कौन सा विषय है? एक देश, एक देश विषय है, एक देश का उसको प्रत्यक्ष हुआ है। और यावच्च अर्थजातम तस्य विषयः, उस उपलम्भ का, उस प्रत्यक्ष का, यावच्च अर्थजातम तस्य विषयः, तस्य का तात्पर्य उस उपलम्भ का, यावच्च अर्थजातम विषयः, जितना अर्थ समूह, अर्थ समूह से तात्पर्य वही सामने के अवयव, अर्वाग भाग में जो अवयव हैं, वो जितना भी देखा उसने, जितने का भी प्रत्यक्ष किया, तो यावच्च अर्थजातम तस्य विषयः तावद अभ्यनुज्ञायमानम, उतने को स्वीकार, उतना स्वीकार किया जाता हुआ, उतना स्वीकार, उतना भाग प्रत्यक्ष है ऐसा स्वीकार किया जाता हुआ प्रत्यक्ष व्यवस्थापकम भवति, वह प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाला हो रहा है। समझ में आ गया? ये सामने वाला भाग जिसका उपलम्भ उसने कर लिया है, दर्शन कर लिया है, प्रत्यक्ष कर लिया है, वो चाहे जितना भी हो, यावच्च कह दिया उन्होंने, वो मात्रा कितनी है उसकी वो नहीं बता रहे, जितना भी हो, तो उतना स्वीकार किया जाता हुआ वह प्रत्यक्ष की व्यवस्था, प्रत्यक्ष का व्यवस्थापक बन रहा है, प्रत्यक्ष को व्यवस्थित करने वाला वो हो रहा है, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सिद्ध हो गया। यहां तक तो ये हो गई बात। अब यहां पर उससे, उसकी मान्यता को ध्यान में रखते हुए अब फिर उससे पूछ रहे हैं कि तुमने ये कहा था कि सामने वाले भाग को देख करके हमने अनुमान किया है, किसका किया है? या तो अवयवी का या समुदाय का। तो वही प्रश्न उठा रहे हैं अब कि किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम, अवयवी समुदायो वा, किम पुनस्ततः, उससे, ततः माने उससे, जितना उसने प्रत्यक्ष कर लिया है, सामने वाला भाग प्रत्यक्ष कर लिया है, तो ततः उससे अन्यत और अतिरिक्त भिन्न अर्थजातम किम, वो और अर्थजात क्या है? क्या प्रश्न है ये? जिसका अनुमान करना है, जिसको उसने कहा कि ये अनुमान से जान रहा हूं मैं, और अनुमान से दो बातें बताई थी पीछे, या तो अवयवी या समुदाय। द्रव्यांतरोत्पत्ति जो पीछे शब्द आया था वो अवयवी के लिए आ जाएगा, तो अवयवी या समुदाय, ये दो ही तो उत्तर पीछे आए थे। तो किम पुनः सतो अन्यत अर्थजातम, वो क्या है? अवयवी या समुदाय। तो कहा कि न च एक देश ग्रहणम अनुमानम भावयितुम शक्यम हेत्व भावादिति। अब एक देश के ग्रहण से जो अवयवी का अनुमान या समुदाय का अनुमान जो कहने की बात हो रही है, तो वहां कह रहे हैं कि ये एक देश का ग्रहण ये अनुमान को सिद्ध नहीं कर सकता। अनुमानम भावयितुम न शक्यम, भावयितुम का तात्पर्य भवितुम तो होना होता है, और यहाँ क्या है? हुवाना। हुवाना क्या होता है? सिद्ध करना, अनुमान को लाना, अनुमान के लाने, अनुमान प्रमाण को सिद्ध करना। तो अनुमान को ये सिद्ध नहीं कर सकता कौन? एक देश का ग्रहण। एक देश का जो ग्रहण किया है सामने वाले का, ये अनुमान को नहीं ला सकता। क्यों? हेतु अभावात, इसमें कोई हेतु ही नहीं है। तुम्हारे पास में कोई विशेष हेतु, विशेष कारण इसका बताने का है ही नहीं कि सामने के एक देश से अवयवी का अनुमान कैसे हो गया,
या समुदाय का अनुमान कैसे हो गया। अच्छा सर, ये अग्नि और धूम में हम धुएं को एक देश नहीं मान सकते? जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो ये एक देश मान लेंगे, दूसरा देश का नाम अग्नि है। धुएं को अग्नि का एक देश, हाँ ऐसा मान ले तो। धुएं को अग्नि का एक देश मानेंगे तो जैसे कहीं पर अग्नि जल रही है रसोई में और उसमें कोई खिड़की है, वहां से धुआं निकल रहा है, तो दूसरे ने कहा, पड़ोसी ने, भाई मुझे भी खाना बनाना है, जरा जल्दी बना लो, फिर हम भी बनाएंगे आपके ही चूल्हे पर। तो उसने कहा कि आप धुएं से बना लो, हम अग्नि से बना लेंगे, क्योंकि उसी का एक देश है ये। हाँ तो ये काम नहीं होगा। हाँ वो पूरा काम करेगा धुआं फिर वो। हाँ कि आप धुएं पर रख दो पतीला उधर, हम अग्नि पर रख रहे हैं, दोनों काम चलता रहेगा। लेकिन एक बात है, पानी गर्म हो जाता है, जैसे हमने देखा है कि जैसे भट्टी उट्टी हम गुड़ बनाते हैं, वो पानी भी कहाँ तक गर्म होगा, जो अग्नि के पास वाला धुआं है। और जो जो दूर हटता जाएगा ना, वो धुआं ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। वहाँ अग्नि का प्रभाव है, जो पास वाला धुआं है वहाँ तो है प्रभाव। नहीं बन पाएगा। तो एक देश ग्रहण जो है ये अनुमान को सिद्ध नहीं कर सकता, आपके पास कोई हेतु इसमें नहीं है। अब आगे जो आप पीछे बात उठा रहे थे कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही तो होता है, वही बात आगे आ रही है कि हम आपकी बात का एक अन्य प्रकार से भी समाधान कर सकते हैं, या खंडन कह लो उसको। समाधान क्या है? खंडन ही तो है ये। पूर्व पक्षी का खंडन, अपना समाधान, अपनी बात को सिद्ध करना। तो सिद्धांती बोला कि अन्यथा पीछे अन्य प्रकार से भी, ये तो प्रकार ये हो ही गया पीछे वाला कि एक देश से अनुमान नहीं लाया जा सकता, इसमें कोई एक हेतु विशेष आपका नहीं है, हेतु है ही नहीं, हेतु अभावात, कोई हेतु नहीं है। और केवल प्रतिज्ञा मात्र से कि मैं एक देश से अनुमान कर रहा हूं, ये नहीं होता ऐसे, उसमें हेतु देना पड़ेगा। तो अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंग, अन्य प्रकार से भी, इतना अलग कर दो आप, अन्य प्रकार से भी समाधान क्या कि प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंग, प्रत्यक्ष का अनुमानत्व प्रसंग, अनुमान होना, प्रत्यक्ष का अनुमान होना, इसका कोई प्रसंग नहीं है, यानी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता। तत्पूर्वकत्वात्, अब तत्पूर्वकत्वात् के तात्पर्य कि अनुमान जब भी होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। हाँ, तो अनुमान में भी प्रत्यक्ष की सत्ता को स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम जो सूत्र है, यहां तत् शब्द किसको कह रहा है? प्रत्यक्ष को। और प्रत्यक्ष को कहेगा तभी जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है, तभी तो तत् शब्द उसको लाएगा। और पिछले सूत्र में वहां प्रत्यक्ष को सिद्ध किया गया है। तो तत्पूर्वकम में तत् शब्द ये सिद्ध प्रत्यक्ष को बता रहा है। तो तत्पूर्वकत्वात् यानी अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, अनुमान नहीं है। अगर प्रत्यक्ष भी अनुमान होता तो तत् शब्द से क्या लेते कि अनुमान पूर्वक अनुमान होता है, ऐसे बोलेंगे। फिर तत् से अनुमान लिया गया, वो प्रत्यक्ष लिया गया, तो तत्पूर्वकत्वात् प्रत्यक्ष पूर्वक होने से प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंगः, प्रत्यक्ष में अनुमान का प्रसंग नहीं आता। उसी का अर्थ देखिए कि प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अल्प विराम लगा लें। अब इसमें अनुमान में जो तत्पूर्वकम शब्द है, पीछे की स्मृति को लाएं उठाएं उसके लिए कि वहां कहां कौन से प्रत्यक्ष को बताया गया है उसमें। धूम अग्नि का उदाहरण ध्यान में रखते हुए और बताइए आप कौन से प्रत्यक्ष को बताया गया? पहले कभी हमने धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा था, वो प्रत्यक्ष है, वो प्रत्यक्ष है। और दो हैं ये, हाँ दो है। एक तो पहले देखा था, अब जो धुआं देख रहे हैं एक वो है, एक ये है। तो दो हो गए। हाँ दो है। तो जिस अनुमान को सिद्ध करने के लिए
हैं, दो दो बार प्रत्यक्ष आ रहे हों, तो वहां हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान है? प्रत्यक्ष तो सिद्ध है। प्रत्यक्ष सिद्ध है। अरे प्रत्यक्ष तो अनुमान में सहायता कर रहा है उसको सिद्ध करने के लिए, और वो एक बार नहीं, दो दो बार। अर्थात लिंग लिंगी का भी दोनों का एक साथ प्रत्यक्ष, और बाद में केवल केवल लिंग चिन्ह मात्र केवल लिंग का। अब लिंगी मत बोल देना। पहले लिंग और लिंगी का प्रत्यक्ष हो चुका था, और पहले अगर लिंग लिंगी का प्रत्यक्ष न हुआ होता तो वर्तमान में लिंग को देख करके कभी भी लिंगी का ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हमारी स्मृति में आ चुका है। और उस स्मृति में आकर के अब अग्नि, वो धुआं दिखाई देने लगा, तो तुरंत ही धुआं के दर्शन ने स्मृति में विद्यमान धुएं से जुड़ी हुई अग्नि का ज्ञान करा दिया, उसे अनुमान कहेंगे। तो दोनों प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं ये कि संबद्धौ अग्नि धूमौ, ये पीछे वाला है जहां अग्नि और धूम दोनों संबद्ध देखे हैं रसोई में। संबद्धौ अग्नि धूमौ प्रत्यक्षतः दृष्टवतः, पंक्ति ढंग से लगा लेना, दृष्टवतः मतु प्रत्यय और षष्ठी का एक वचन। तो कौन हुआ ये? मनुष्य, देखने वाला, देखने वाले का है। देखने वाले का अर्थ बाद में बोलना, पहले इतना समझ लो कि जिसने अग्नि और धूम को संबद्ध, संबद्धौ दोनों को संबद्ध साथ साथ प्रत्यक्षतः प्रत्यक्ष से देख लिया है। दृष्ट में कौन सा काल है? भूतकाल, निष्ठा प्रत्यय है, देख लिया है। ऐसा देखा हुआ कोई व्यक्ति, दृष्टवान, दृष्टवान उसका षष्ठी का दृष्टवतः, ऐसे देखे वाले का जिसने अग्नि धूम को साथ साथ देख लिया है। अब यहां क्या कर रहा है वो कि दृष्टवतः, उस देखने वाले का धूम प्रत्यक्ष दर्शनात्, ये देखने वाले का के साथ में आप जोड़ लो अनुमानम भवति, ठीक है, उसका अनुमान हो रहा है। देखने वाले का जिसने धूम और अग्नि को साथ साथ पीछे देख लिया है उसका अनुमान हो रहा है, इन उसका अनुमान प्रमाण सिद्ध हो रहा है, ठीक है। अब बीच वाली पंक्ति ले लो कि धूम प्रत्यक्ष दर्शनात्, ये दूसरा प्रत्यक्ष आ गया, पीछे वाला हो गया संबद्धौ अग्नि धूमौ, और वहां प्रत्यक्षतः शब्द आ चुका नहीं? देखो प्रत्यक्ष दो बार है इसमें, एक यहाँ प्रत्यक्षतः में प्रत्यक्ष और एक आगे प्रत्यक्ष दर्शनात् में प्रत्यक्ष। तो पहले अग्नि धूम को संबद्ध देखा उसने, उसके पश्चात धूम का प्रत्यक्ष किया, तो धूम प्रत्यक्ष दर्शनात् अग्नौ, अग्नि में, तस्य कस्य दृष्टवतः अनुमानम भवति। अब उस देखने वाले का अनुमान हो गया, और अनुमान हुआ कहाँ? अग्नि में, यानी अग्नि में अनुमान प्रमाण घटेगा यहाँ। लेकिन अग्नि में अनुमान प्रमाण घटने से पहले दो दो प्रत्यक्ष उसको हुए हैं। तो इस तरह से भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, यानी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्र, इस प्रक्रिया में, यच्च संबद्धयोर लिंग लिंगिनो प्रत्यक्षम, ये जो आपस में जुड़े हुए लिंग और लिंगी का जो प्रत्यक्ष हुआ है, धूम और अग्नि का दोनों का, और दूसरा यच्च लिंग मात्र प्रत्यक्ष ग्रहणम, और आगे जो धूम मात्र लिंग मात्र का जो प्रत्यक्ष ग्रहण हुआ है, न एतद अंतरेण, इसके बिना। अब इसके बिना को कह लो आप इनके बिना, दो हो गए ना ये। अब एतद अंतरेण समास हो गया है, तो एतद शब्द बुद्धिवचन का वैसे था, लेकिन समास होकर के तो मूल शब्द ही आएगा ना। तो एतद अंतरेण, इन दोनों प्रत्यक्षों के बिना अनुमानस्य प्रवृत्ति ही न अस्ति, जो प्रारंभ में न आया हुआ है, अनुमान की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। अर्थात इन दोनों प्रत्यक्षों के बिना अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो कितनी आवश्यकता है प्रत्यक्ष की, है? और पूर्व पक्षी से कह रहे हैं कि आप कह रहे हो प्रत्यक्ष है ही नहीं, और प्रत्यक्ष का खंडन करके सिद्ध क्या कर रहा है वो? अनुमान। और स्वयं अनुमान दो दो प्रत्यक्षों पर टिका हुआ है। दो दो प्रत्यक्ष चाहिए उसको तो,
और वो कह रहा है प्रत्यक्ष है ही नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हारे? क्या नाम है? सौरभ। तो ये अनुमान दो प्रत्यक्षों पर टिका हुआ है, इसके बिना प्रवृत्ति ही नहीं होगी। अच्छा, और हाँ, न तो एतद अनुमानम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, और न तो एतद अनुमानम, और ये जो धूम लिंग और लिंगी का जो संबद्ध होने पर प्रत्यक्ष हुआ था और धूम का जो प्रत्यक्ष हुआ था, ये अनुमान है नहीं। वो इसको भी कहने लगे कि नहीं, लिंग लिंगी का भी अनुमान था, धूम का भी अनुमान हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं कहीं, वो तो ये मान रहा है ना। तो सिद्धांति कहता है कि ये अनुमान है नहीं, लिंग लिंगी का प्रत्यक्ष रसोई में और अब धूम का प्रत्यक्ष, ये अनुमान नहीं है। न तो एतद अनुमानम, क्यों? क्योंकि ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने से। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से? ये अनुमान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न नहीं होता, और ये हुए हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न, इसलिए ये अनुमान नहीं है, दोनों ये प्रत्यक्ष हैं। न च अनुमेयस्य, उसी को और खोल दिया कि न च अनुमेय। तो कितना परिश्रम कर रहे हैं ये बात सैन जी। एक एक बात को बारीकी समझाते हुए उसको वाक्य बदल बदल करके कि चलो अब समझ में आया हो तो अब आ जाए, है ना, अब ना आया हो तो अब आ जाए समझ में पढ़ने वाले के। और नहीं तो संक्षेप से तो कह सकते थे, संक्षेप सूत्र हैं ही सारे, संक्षेप के ही तो हैं ये, तो सूत्र के भाष्य करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो आगे फिर खोला उसी को कि न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षाद अनुमानम भवति। अनुमेय जिसको हम कहते हैं उसका अनुमान इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष से नहीं होता है। हो गया ना? न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षाद अनुमानम भवति। अनुमान जिसका भी होगा उसका इंद्रिय से सन्निकर्ष नहीं होता कभी भी। अब धूम को देखा है तो अग्नि के साथ हो रहा है इंद्रिय सन्निकर्ष, क्या बाद में आप कर लो जाकर के, बात अलग रही, वहां तो प्रत्यक्ष बन जाएगी फिर वो अग्नि। लेकिन वर्तमान में जहां धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान हुआ तो ये अग्नि के साथ नेत्र का सन्निकर्ष हो गया? नहीं हुआ ना। और जब होगा आगे तो फिर क्या कहेगा दृष्टा वहां पर कि मैं अग्नि को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। अब वहां कहेगा जाकर के मैं अग्नि का अनुमान कर रहा हूं। किसी ने पूछा कैसे, कि देखो ये दीख तो ये सामने जलती हुई, उसको अनुमान नहीं कहेंगे, अब वहां प्रत्यक्ष हो जाएगा वो। तो न च अनुमेय से इंद्रियण सन्निकर्षाद अनुमानम भवति। तो स्वयं प्रत्यक्षानुमानयोर लक्षण भेद, ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान का लक्षण भेद जो अब तक बताया, ये कैसा लक्षण भेद है? महान, ये बहुत बड़ा भेद है ये। अच्छा, कौन सी महत्ता है इसमें, कौन सा बड़ा भेद है? इस भेद में बड़ा होना क्या है कि अनुमान का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष से नहीं होता है और प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष से। ये कितना बड़ा भेद है ये। तो स्वयं प्रत्यक्षानुमान और लक्षण भेद महान, ये महान जो भेद है ये आश्रयितव्य, इसका आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। तव्यत प्रत्यय है ये, कृत्य प्रत्यय, और तव्यत कृत्य प्रत्यय कब आते हैं ये? आवश्यका धमर्णयोर्णिनि आगे कृत्याश्च। कृत्य प्रत्यय आवश्यक अर्थ में भी आते हैं, यानी ये अनिवार्य है। ये बात जो जोर दे के जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, मस्ट। किसी से कहें तुम्हें जाना ही है, जाना है नहीं, तुम्हें जाना ही है, बहुत जोर दिया जाता है, क्या कहेंगे? यू मस्ट गो, जाना ही है। चलो ये हो गया। हम इसको भी तो महान बात कह सकते हैं कि अनुमान में अनुमान बिना प्रत्यक्ष पूर्वक होता ही नहीं, दो बार प्रत्यक्ष होता है। तो भेद कहाँ हुआ ये? ये तो भेद क्या हुआ? भेद का अर्थ कहाँ निकला ये भेद का है ना विशेषण, लक्षण भेद। लक्षण भेद दिखा रहे हैं कि ये अनुमान का लक्षण है, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है। कौन सा? अनुमान का लक्षण है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से नहीं होता, और प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है। ये भेद लक्षण का भेद, ये है महान। हैं? जोर से बोलो, यहाँ वो भी हो रहा है साथ साथ। जब द्वितीय ज्ञान होता है, हाँ, जो केवल लिंग को देख करके जब हम
लिंगी का ज्ञान करते हैं। लेकिन उस समय जो पूर्व जो हमने मतलब जो व्याप्ति हुई थी पहले, हाँ, वो नहीं देखी होती। यदि नहीं अगर देखी हुई थी लेकिन उसका विस्मरण हो गया हो तो नहीं होगा। तो नहीं होगा। और तुम कल्पना करो किसी व्यक्ति को पीछे की बातें कुछ याद ही नहीं रही। जैसे दो व्यक्ति हमने साथ साथ कभी देखे, आए हमारे पास मिलने के लिए दोनों। अब दोनों मिलने के लिए आए, कालांतर में कुछ वर्षों बाद उनमें से एक को हमने देखा कहीं बाजार में या कहीं रास्ते में, एक व्यक्ति मिला। अब यदि पीछे की स्मृति है उसकी कि दोनों साथ साथ आए थे, तो उसको देखते ही दूसरे का स्मरण होगा कि नहीं? अच्छा, अब पीछे का उसको ध्यान ही नहीं रहा कि दोनों साथ साथ आए थे, तो अब उसको स्मरण नहीं होगा, बात खत्म हो गई। हाँ, कहने का तात्पर्य है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा। अगर वो प्रत्यक्ष हमारी स्मृति में से निकल चुका है तो नहीं होगा, तो सूत्र का लक्षण तो खंडित नहीं होगा ना, वो तो बात वहीं की वहीं रही कि प्रत्यक्ष पूर्वक ही होगा, यानी प्रत्यक्ष हमारी स्मृति में होना चाहिए पीछे का। और वर्तमान में भी लिंग का प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो भी अनिवार्य है। अब पीछे ठीक है, हमने धुआं अग्नि साथ साथ देख लिया, अब कहीं धुआं देखने को मिल ही नहीं रहा है, कहीं धुआं देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो क्या अग्नि का ज्ञान होगा? जितनी बार अनुमान करेंगे तो प्रत्येक बार हमको व्याप्ति बिठानी ही होगी। वो व्याप्ति वो तो हमारी स्मृति में है। व्याप्ति बिठाते हैं जब दूसरे को समझाते हैं। दूसरा कोई प्रश्न करे कि आपने धुएं को देख के अग्नि का पता कैसे लगा लिया, तो आप समझाएंगे उसको, अब व्याप्ति दिखाएंगे और उसको समझाएंगे कि देखो तुमने भी कभी ऐसा देखा होगा कि अग्नि धुआं साथ साथ, तो उसको भी ध्यान आ जाएगा। समझदार है तो प्रश्न करेगा ही नहीं, वो बच्चा कर सकता है प्रश्न, तो उसको दृष्टांत देना पड़ेगा। बच्चा ये कहेगा कि आपने धुएं को देख करके ये अग्नि का कैसे पता लगा लिया। अब बच्चे को पता है नहीं अग्नि धुआं साथ साथ होते हैं, तो उसको सारी बातें समझाई जाएंगी। एक बार ऐसी घटना आती है कि एक वैद्य जी जो हैं वो जहां भी जाते थे तो अपने चेले को सिखाने के लिए वो साथ साथ रखते थे। तो एक बार ऐसे ही किसी मरीज के यहाँ, रोगी के यहाँ पहुंचे और रोगी बीमार था, उसको खांसी वगैरह खूब जुकाम सब हो रहा था, और वहां जाकर के बैठ गए कुर्सी पे, वो अपने खाट पर लेटा हुआ था मरीज, और उससे कहा कि तुमने मूंगफली खाते हो क्या? देखने के बाद सब कुछ देखने के बाद कि मूंगफली खाते हो क्या? कि हाँ जी कभी कभी खा लेता हूँ। कि वो उसी कारण से तुम्हें ये कफ की बीमारी लगी हुई है। अब दवाई वाई दे करके और वहां से चले गए वो। अब चले गए तो शिष्य ने पूछा बाद में कि गुरुजी आपने ये मूंगफली खाता है ये पता कैसे लगा लिया? तो कहा कि वहां छिलके पड़े थे नीचे, छिलके नीचे पड़े हुए थे और उससे जो है पता लगा लिया, वो छिलके देख करके मूंगफली खाता है ये। ठीक है, अब शिष्य जो है सोचा हाँ बात तो सही है, ये ऐसे ही मैं भी किया करूंगा। अब कालांतर में वैद्य चले गए शरीर छोड़ के, अब तो शिष्य ही करेगा वैद्यगिरी फिर। तो ऐसे ही उसको भी किसी रोगी ने बुलाया, अब वो गया वहां पर और रोगी बीमार पड़ा हुआ है और वहां उसकी नाड़ी वाड़ी वो देख रहा है। अपने देख करके क्या बोलता है कि क्या तुमने जूते खाए हैं क्या? रोगी ने कहा अभी तुम्हें खिलाते हैं जूते। उसी को जूते मार के भगाया। फिर उसने क्यों कहा ऐसा कि जूते रखे थे नीचे जूते रखे हुए थे। तो उसको देख कर कहता है क्या तुमने जूते खाए हैं क्या? अब इतनी बुद्धि नहीं है उसकी कि जूते का और रोग का संबंध जोड़े आपस में पहले। अरे लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, लेकिन कुछ व्याप्ति तो हो कि जहां जहां जूता होता है खाट के नीचे वहां वहां बुखार आता है किसी को, ये व्याप्ति तो हो। वहां तो फ्री बन जाएगी क्योंकि मूंगफली कफ को उत्पन्न करती है। वहां तो बात उसकी तब भी सही थी, लेकिन मूर्ख शिष्य इस प्रकार के होते हैं, वो ऐसी अपनी व्याप्ति दिखा ली उसने। तो उल्टे उसी के जूते पड़ गए फिर और भगाया उसको वहां से। कई बार उल्टी भी पड़ जाती है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति जो है बुखार से तप्त हो रहा था और सर्दी की ऋतु थी, अग्नि जला रखा था। वो अग्नि जला रखा था तो अग्नि के पानी का लोटा पत्नी दे गई पीने के लिए उसको, तो एक अग्नि काला उठी और पानी में छंद से बुझ गई। तो उसके दिमाग में आ गया कि जैसे अग्नि ये पानी में गिरा
तो ये बुझ गया। ऐसे मेरा शरीर भी तो अग्नि से तप्त हो रहा है, बुखार से पूरी तरह। अगर मैं भी अग्नि में पानी में बैठ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। और पट्टी उट्टी भी लगाते, देखा ज्यादा बुखार जो डॉक्टर भी पट्टी लगाने कहते हैं। वो पति का टब ले आया वाले इसमें बर्फ डाल, आइस बॉक्स से बस लाख डाल दिया। बोले क्या करेगा तू, और पानी डाल इसमें। बोले अब मैं इसे बैठूंगा। बोले तू और मर जाएगा, बुखार पहले से आ रहा है। बोला नहीं तुझे क्या पता, नया जाने तो मुझे अग्नि का गोला पानी में गिरा, फूट गया। मेरा भी शरीर भी है, बस तू भी हमेशा के लिए पूरा बुझ जाएगा जैसे गोला हो गया। बोला ना ऐसे वो बैठा हो वहां से पटक गया। चलिए, तो ये महान भेद दोनों का ये आश्रयितव्य है, इसका आश्रय लेना ही है, अनिवार्य है, बिना इसके व्यवहार चलेगा ही नहीं। अर्थात ये प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्ण रूप से निर्विवाद रूप से सिद्ध है। अब पूर्व पक्षी अब आगे सूत्र बोलेंगे, न च एक देशोपलब्धि ही अवयवी सद्भावात्। अब सिद्धांत ये कहता है उससे कि जैसा उसने कहा था पूर्व पक्षी ने कि अर्वाग भाग का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो सिद्धांती कहता है कि केवल अर्वाग भाग का प्रत्यक्ष मात्र ही नहीं हो रहा है, कुछ और भी प्रत्यक्ष है। न च एक देश उपलब्धि ही, एक देश की उपलब्धि ही नहीं है। केवल इतना कहकर के हम बात समाप्त कर दें अपनी कि एक देश की उपलब्धि हुई है, लेकिन व्यवहार हमारा ये बताता है कि जब भी हम किसी पदार्थ का थोड़ा सा भी भाग देखते हैं, और थोड़ा ही देखते हैं हमेशा, भले ही व्यक्ति पूरा सामने खड़ा है, कुर्सी सामने रखी है, मकान सामने रखा खड़ा हुआ है, बना हुआ, कुछ ही भाग तो दिखेगा उसका, लेकिन ये मकान है, ये कुर्सी है, ये वृक्ष है, ये घड़ा है, ये सारी वस्तुओं के नाम कहाँ से आ गए? तो ये सारे नाम जो तुरंत हमारे अंदर स्मृति में से उभरते हैं, ये बता रहे हैं कि हमें अवयवी का ज्ञान हो चुका है। तो केवल एक देश की उपलब्धि हुई है ऐसा नहीं, अवयवी सद्भावात्, क्योंकि वहां अवयवी का भी सद्भाव है, वहां उसकी विद्यमानता है। इन उसका भी ज्ञान होने से, उसका भी प्रत्यक्ष होने से आप ये नहीं कह सकते कि एक देश की उपलब्धि हुई है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि एक देश की ही उपलब्धि हुई है, अवयवी का ज्ञान नहीं हुआ है, वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है, वो ये कह रहा था, अवयवी का अनुमान कर रहा था ना। हाँ, तो भाष्य देखेंगे कि न च एक देशोपलब्धि मात्रम, देखो मात्र जोड़ा है इन्होंने, अब सूत्र में मात्र नहीं था लेकिन भाव वही था उनका, गौतम जी का, तो कि एक देश की उपलब्धि मात्र नहीं है। मात्र कहाँ बोलते हैं हम? जहां कुछ और भी है। किम तरही, फिर और क्या है कि एक देशोपलब्धि ही, एक देश की उपलब्धि तो हुई है, ठीक है, मान लिया, इसको कॉमा लगा दीजिए, एक देशोपलब्धि ही, एक देश की उपलब्धि हुई है। और फिर क्या हुआ कि तत्सहचरित अवयवी उपलब्धिश्च, देखो च लगाया, एक उपलब्धि और हुई, क्या? तत्सहचरित, ये तत् कौन है? एक देश, एक देश के साथ होने वाला तत्सहचरित, ये कह करके ये भी सिद्ध कर रहे हैं ये कि अवयवी का ग्रहण एक देश से ही हो जाता है, संपूर्ण अवयव हम ग्रहण करें ये अनिवार्य नहीं है। तो तत् और संपूर्ण भी कहां से ग्रहण कर लेंगे? मान लो आप वृक्ष को पूरा देखना चाह रहे हैं, तो क्या आपने चक्कर काट लिए उसके चारों ओर, क्या देख लिया पूरा है? चलो ऊपर भी दृष्टि कर ली, सब तरफ चढ़ के देख गए, बार बार चढ़े उतरे, सब कुछ कर लिया, क्या अंदर की संरचना देख ली? जो इतना मोटा उसकी जो शाखा है, उसके अंदर लकड़ी के कितने अणु हैं, क्या क्या कैसी रचना हो रही है, कैसे इसमें जड़ों से जल आ रहा है नीचे, कैसे वहां तक, ये सारे तत्व हैं उसके, एक एक पूरा पूरा देखो अवयव। फिर है मशीनें लगा करके भी सारा परीक्षण नहीं हो पाएगा, कहां तक पहुंचेंगे हम? तो पूरा तो वहां भी नहीं होता है, एक देश का ही ग्रहण होगा। तो एक देशोपलब्धि ही और तत्सहचरित, उसके साथ साथ रहने वाला अवयवी उपलब्धिश्च, अवयवी की भी उपलब्धि हुई है। कस्मात, कैसे कि अवयवी सद्भावात्, क्योंकि वहां अवयवी रहता है। ये बहुत इनका प्रबल सिद्धांत है ये नैयायिकों का,
क्योंकि बौद्ध इसको स्वीकार नहीं करते हैं, बौद्ध तो समुदाय को मानते हैं, केवल परमाणुओं का समूह, सारी वस्तुएं। और व्यवहार में वो भी वही वस्तुएं बोलेंगे। क्या बौद्ध कहेगा जब कहीं बैठना हो, कुर्सी ले आओ की जगह ये कहेगा कि परमाणुओं का समूह ले आओ? है? प्यास लगेगी तो ये कहेगा परमाणु का समूह ले आओ, मुझे पीना है। अरे वहां भी तो नाम लेके बोलेगा बौद्ध भी। तो व्यवहार में तो वही बातें हैं। और व्यक्ति की मान्यता क्या है ये व्यवहार से ही पता लगता है, वो शब्दों से कुछ भी कहता रहे। अच्छा, ऐसा जो है कि चलो पहले तो मानते चलिए आए, तो बुद्ध के दिमाग में आगे जी सम्मिलित हो गई, उनके दिमाग वो ऐसा कहना क्यों चाह रहे होंगे? मतलब इससे बुद्ध जी इससे सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं? मतलब क्यों ऐसा उनको ऐसा? केवल एक वैराग्य दिखाने के लिए। अच्छा, वैराग्य भाव को दृढ़ करने के लिए। कुछ नहीं है संसार। हाँ, कुछ नहीं है, सब केवल ये वाला ये भाव है, ये माटी का पुतला है, कुछ नहीं है। और क्योंकि हमारे शरीर में आकर्षण कब दिखता है? जब माटी का ध्यान न रहे तो। हाँ, माटी का के स्त्री भाव आ जाता है या पुरुष भाव आ जाता है, तब आकर्षण दिखाई देगा। ऊपर की लीपा पोती वो हमें खींचेगी। अच्छा, मतलब कहने का भाव उद्देश्य तो उनका साफ था, अच्छा था, लेकिन उसमें हम सीधे सैद्धांतिक रूप से मान लें वो ऐसा नहीं, क्योंकि सर्वत्र अवयवी की उत्पत्ति मानी गई है, होती है वो। तो कस्मात् अवयवी सद्भावात्, उसी खोला आगे कि अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्त अवयवी, एक देश से अतिरिक्त एक अवयवी यहाँ पर है। एक देश को हम देख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे अतिरिक्त अवयवी भी यहाँ विद्यमान है। और तस्य अवयव स्थानस्य, तस्य कस्य अवयविनः, उस अवयवी का, और कैसा है वो, उसके विशेषण है यहाँ पर दो कि अवयव स्थानस्य बहुरी समास, अवयवाह स्थानम यस्य, अवयव स्थान है जिसके, कहाँ रहता है अवयवी? अवयवों में। तो अवयव स्थान हो गया, उसका आधार हो गया। तो अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसके, ऐसे तस्य उस अवयवी का। और उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, उपलब्धि का कारण प्राप्त हो गया है जिसको, कौन? अवयवी। अर्थात उस अवयवी की उपलब्धि का कारण, उपलब्धि का कारण कौन है? हमारे चक्षु नहीं, उपलब्धि जिनसे होती है, उपलब्धि का कारण चक्षु, उपलब्धि के कारण को प्राप्त है वो, यानी चक्षु से हम उसको देख रहे हैं। वृक्ष को किससे देख रहे हैं? चक्षु से। तो चक्षु उपलब्धि का कारण है और वह वृक्ष उपलब्धि के कारण को प्राप्त हो गया है, चक्षु से सन्निकर्ष उसका हो गया। तो ऐसे तो तस्य अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, ये सब इसी के अवयवी के लिए आ गए कि ऐसे अवयवी की एक देशोपलब्धौ, ये जो एक देश की उपलब्धि हुई है सामने विद्यमान, सामने जो एक देश का ग्रहण हुआ है, उसके होने पर, एक देशोपलब्धौ, एक देश की उपलब्धि होने पर क्या क्या कार्य हुए कि अवयव स्थान है जिसका उपलब्धि के कारण को प्राप्त हो गया है, जो ऐसे अवयवी की, यहाँ की बोलेंगे आगे और अंतिम बोलेंगे फिर अनुपलब्धि ही अनुपपन्ना, उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न है। क्या अर्थ हुआ इसका? अनुपलब्धि अनुपपन्न है, उल्टा कर दो, उपलब्धि उपपन्न है। इन इसकी उपलब्धि है, सिद्ध है, उपपन्न माने सिद्ध। और सिद्ध कैसे है? एक देश की उपलब्धि होते ही, वृक्ष के एक देश की उपलब्धि होने से अवयवी की उपलब्धि सिद्ध है। और वो ये कह रहा था पूर्व पक्षी कि अवयवी की उपलब्धि नहीं होती, उसका अनुमान से ज्ञान होता है। इसलिए कि वो अनुपलब्धि मान रहा है, तो दूसरा जो शब्द बोलता है हम उसी के शब्द को बोल करके खंडन करेंगे उसका। उसने कहा अनुपलब्धि हो रही है अवयवी की, हम ये कहेंगे अब खंडन करके कि अनुपलब्धि अनुपन्न है तुम्हारी, इसलिए सेंटेंस ऐसा बोलते हैं। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि उपलब्धि उपपन्न है, लेकिन उसने उपलब्धि कहा ही नहीं था उसकी बात को दोहराना है ना कि अनुपलब्धि अनुपपन्न है, तुम्हारे द्वारा कही गई अनुपलब्धि सिद्ध नहीं हो रही है, तो उपलब्धि सिद्ध हो रही है, ये तो हो ही जाएगा अर्थ ऐसा। और जहां दो निषेध आते हैं वहां बात में अधिक जोर होता है, फिर बल होता है उसमें अधिक, ये भी सिद्ध है। ये भी चर्चा पीछे हो चुकी थी एक बार इस विषय में काफी,
तो आज का समय हो गया है, यहीं रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ